सभी बच्चों को नमस्ते। और आज हम थर्ड ईयर हिंदी के बच्चों के लिए व्याख्यान लेकर आए हैं और ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। और आज जिस कवि के बारे में हम पढ़ेंगे उन कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसके आगे जब व्याख्या करें उसके पूर्व मैं आपको कवि का संक्षिप्त परिचय बता देती हूँ। जो कवि हैं इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1964 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका चिरगांव है, वह झांसी में स्थित है अर्थात उत्तर प्रदेश में। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई है, ये सर्वविदित है और आप भी इसके जानकार रहे हैं। जहाँ तक इनकी रचनाओं का सवाल है या साहित्य को इनकी देन है, वह अनुपम है। और इनके काव्य संग्रहों के बारे में मैं आपका परिचय करा देती हूँ। इनके काव्य संग्रह हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, छनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और जो विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नाटक हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। अनुदित काव्य रचनाएं जो हैं इनकी, उनके नाम इस तरह से हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार। तो ये तो कवि का साहित्य के क्षेत्र में किया गया जो उनका उल्लेखनीय योगदान है उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया था। इसी क्रम में जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनको 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। एक तो है पद्म भूषण, यह 1948 में प्राप्त हुआ था, और पद्म विभूषण 1953 में। इसके साथ ही चंद पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैं आपको परिचित करा देती हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनको देश के राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है और यह सदैव भारत माता के लिए और मानवतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत रचनाएं लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं परामर्श से मैथिली शरण गुप्त के काव्य में पर्याप्त निखार आया था। राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में कवि का महत्वपूर्ण स्थान है। और 1932 के आसपास जो कवि हैं वे गांधी जी के संपर्क में आए थे और 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो मैथिली शरण गुप्त जो एक कवि थे, साहित्यकार थे और साहित्यकार समाज और राजनीति और अपने आसपास की घटनाओं से अछूता नहीं रहता है। तो उनका पूरा प्रभाव उनके काव्य में, यानी तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, उनका प्रभाव हम स्पष्ट रूप से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देख सकते हैं। आज हम उनके द्वारा रचित कविता का जो यशोधरा से लिया गया है उसका जो हम भावार्थ करेंगे और वह मैं भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करने के पूर्व कविता की चंद पंक्तियां पहले पढ़ दूंगी और उसके पश्चात उसका भावार्थ करूंगी। तो पंक्तियां हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वह मुझको अपनी पथ बाधा पाते, मुझको वो बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन चंद पंक्तियों को पढ़ने के बाद बच्चों आपको काफ़ी भावार्थ जो है वो अपने आप ही स्वतः स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी आपके सामने भावार्थ मैं रखना चाहूँगी। तो यशोधरा से उद्धृत ये चंद पंक्तियाँ हैं और इसमें कविता में यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन कवि ने किया है। यशोधरा के दुख का कारण या उनके पीड़ा का कारण है पति का बिना बताए चुपचाप गृह त्याग करके चले जाना। यशोधरा को पति के द्वारा एक पत्नी की जो उपेक्षा है वह पीड़ा का उनकी कारण है। अर्थात यशोदा या कोई भी पत्नी
जो होती है वह यह अनुभव करती है कि पति के मन में जो भी विचार है वह उसको किसी न किसी तरह उसको पूरा करने की चेष्टा करती है। और यहाँ पर यशोधरा को लगता है कि जो उनके पति हैं वह पत्नी को घर परिवार को छोड़कर जाने का कारण ना तो बताया, और यशोदा अनुभव करती है कि इस कारण नहीं बताने के पीछे शायद परिवार और पत्नी उनके इस निर्णय का समर्थन ना करे, यह धारणा उनके पति के मन में बलवती रही होगी। और शायद यह विचार भी आया होगा पति के मन में कि अगर वह अपने निर्णय से परिवार को अवगत करा देंगे कि वह गृह त्याग करना चाहते हैं, तो परिवार उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो यहाँ पर यशोदा को अपने पति के मन की ये जो विचार है वह उन्हें उद्वेलित कर रहा है कि क्या पति ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वह उनके इस निर्णय में सहयोग करती। आगे यशोदा इसी बात को अपने मन में लाती हुई कहती हैं कि मुझे ये अपमानजनक स्थिति लग रही है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि पति ने मुझे अपने मार्ग की बाधा कैसे मान लिया, क्योंकि जो पति है वह पत्नी के मन में एक, या पति पत्नी अपने मन के विचारों को एक दूसरे के बातों को बिना कहे ही संकेतों से समझ लेते हैं। तो आज ऐसी क्या संकट की घड़ी आई कि पति ने उनको अपने इस निर्णय में शामिल करने से उन पति के मन में हिचक आई, और वह बात उनको पीड़ा दे रही है। आगे इन्हीं भावनाओं को, जो कि एक ज्वार के रूप में यशोधरा के मन में उमड़ घुमड़ रही हैं, वह कहती हैं कि जो यशोदा अपने मन की व्यथा को व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि मुझे अगर अपनी पत्नी स्वीकार कर, उन्होंने बहुत मान दिया है, सम्मान दिया है समाज में। इस बात से यशोदा अपने आप को गर्वान्वित भी अनुभव करती है। पर अब मैं, यानी यशोदा, यह अनुभव कर रही है कि मैं शायद गलती पर थी, क्योंकि मेरे स्वामी मुझे पूरी तरह से नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। और एक पत्नी होने के नाते मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि पति के मन में आए विचारों को मैं समझ सकूं, सम्मान कर सकूं। और पर मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझे मेरे पति ने इस मान सम्मान से वंचित रखा, और उनको ऐसा लगा कि मैं उनके विचारों के सम्मान में या उनके निर्णय में बाधा बनूंगी, तो वह मुझे बिना बताए चुपचाप गृह त्याग करके चले गए। आगे की पंक्तियों में यशोदा अपने उदाहरणों से यह सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि भारतीय नारी में को जो कहना चाहिए विरासत में ही त्याग और पति के साथ संकट की घड़ी में मजबूती से खड़े होने की एक देवी रूपा शक्ति के स्वरूप समान प्रस्तुत किया गया है। और यशोदा भी भारतीय नारी का प्रतीक है, और इसी क्रम में वह अनुभव करती है कि जो भारतीय नारी है उसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और वह वीरता से का परिचय अब अक्सर संकट की घड़ी में देती आई है। भारतीय नारी तो शास्त्र धर्म की रक्षा करना बखूबी जानती है। जब जब देश की रक्षा का प्रश्न आया है, भारतीय नारी ने अपने वीर पति को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित कर युद्ध के मैदान में भेजा है, और ऐसा करते हुए किंचित भी उसके मन में, यानी भारतीय नारी के मन में हिचक नहीं आई। पर मेरे पति ने, या मेरे पति क्यों चूक गए, वह मुझे बिना बताए क्यों चले गए, यह बात जो है यशोधरा को पीड़ा दे रही है, व्यथा का कारण है। और कहीं ना कहीं उसके मन में पति की ये उपेक्षा उसको अपमानजनक स्थिति सी प्रतीत हो रही है, और असहनीय सी लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि वह अपने मन की बात मुझसे साझा करते। तो इस तरह इन पंक्तियों में जो यशोधरा है उसने अपने मन की व्यथा को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, और ये व्यथा कहीं ना कहीं जो हर भारतीय नारी के मन में होती है कि जो पति हैं वह उसको अपने हर सुख दुख में साझा समझें, और उसको इस योग्य समझें कि पत्नी उसके साथ हर संकट की घड़ी में भी साथ देने में सक्षम है। आगे पंक्तियां हैं वह मैं पढ़ देती हूँ। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते,
सदै हृदय से वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। पुनः बच्चों, इन पंक्तियों में जो सरलता है, सहजता है और अर्थ की स्पष्टता है, वह स्वतः ही आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यशोदा के मनोभावों या उसके मन में चल रहे द्वंद्व को कवि ने शब्दबद्ध किया है। यशोदा अनुभव करती है कि मुझे तो यह गौरव भी नहीं मिला कि मैं अपने पति के इस निर्णय में अपनी भूमिका निभा पाती। ठीक वैसे ही जैसे कि युद्ध के मैदान में स्त्रियां स्वयं पति को भेज देती हैं। आगे यशोदा अनुभव करती हुई कहती है, मैं हर तरह से अपने आप को असफल मान रही हूँ। मैं किस बात का गर्व करूँ, किस बात का मैं अपने मन में ये गौरव भाव जगाऊँ कि मैं पति की संगिनी हूँ या मैं पति की जीवन संगिनी हूँ, उनके सुख दुख में मैं सहायक हूँ। मैं अपने आप पर आज मुझे इस तरह बात पर मेरे कुंठा अनुभव हो रहा है कि पति ने मुझे किसी योग्य भी नहीं समझाया। यशोदा अनुभव करती हैं कि जिन्होंने मुझे अपनाया था, अर्थात जिनसे मेरा विवाह हुआ था, जीवन संगनी बनाया था, वह मुझे इस तरह से त्याग कर चले गए, पर मुझे वे बार बार मेरी स्मृतियों का हिस्सा मेरे पति बन रहे हैं और मुझे बार बार यही मेरे मन में भाव आता है कि वे मुझसे बिना कहे हुए क्यों चले गए और इस अपमान से वह अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही हैं। आगे पुनः उनके व्यथा को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, नयन उन्हें ही निष्ठुर कहते। मेरे जो नेत्र हैं वह भी शायद ऐसा ही कह रहे हैं कि पति मेरे थे वह कठोर हृदय के थे, पर इनसे जो आंसू बहते, मेरे इन नेत्रों से जो दुख के पीड़ा के आंसू बह रहे हैं, वह शायद मेरे पति इन आंसुओं को बहता देखकर सदैव कोमल हृदय से शायद मेरी पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और इसीलिए वो ऐसे मुझे अनुभव हो रहा है कि वे मुझ पर दया का भाव दिखाते हुए बिना कहे चले गए, अर्थात अपने मन को सांत्वना देती हुई तरह तरह के मनोभावों से इस समय या तरह तरह के मनोभावों का ज्वार जो यशोदा के मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहा है और वह कई तरह से अपने आप को कई बार सांत्वना देने की कोशिश करती है, कई बार अपने पति के निर्णय को सही बताने की चेष्टा करती है और पुनः वह अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हुए कहती है और यही बात उसे बार बार ठेस पहुंचा रही है या टीस दे पहुंचा रही है कि पति ने उसे क्यों ना इस योग्य समझा कि वे अपनी बात साझा करते कि वे अब गृह त्याग करना चाहते हैं। इस तरह से यशोदा ने अपने मन के भावों को इन पंक्तियों में बताया। आगे पुनः मैं पंक्तियों को सस्वर वाचन कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौटवी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। पुनः यशोदा की व्यथा को व्यक्त करती हुई ये पंक्तियाँ हम सबके मानस को झकझोर कर रख देती हैं और उसकी पीड़ा मानो हम सबकी पीड़ा है, इस तरह की अनुभूति कराने में कवि बहुत हद तक सफल हो गए हैं। मनोकामनाएं करती हैं, मंगल कामना करती हैं यशोदा अपने पति के लिए कि वह जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं वह उसको सफलतापूर्वक उस सिद्धि को प्राप्त करें और मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं व्यथित हूँ, मेरे इस दुख का प्रभाव उनके मन पे तनिक भी नहीं पड़े। पर फिर पुनः उनके मन में ख्याल आता है, विचार आता है कि मैं अपने पति को किस मुख से उपालम दूँ, ताना दूँ, क्योंकि भारतीय नारी का तो ये कर्तव्य ही नहीं है कि पति को उपालम दे, ताना दे, उसकी किसी उपलब्धि को प्राप्त करने में बाधा बने। तो यहाँ एक तरह से मुहावरे का प्रयोग करते हुए कवि ने अपनी बात में जीवंतता लाने का प्रयास किया है और उसमें वे सफल भी हुए हैं। और पुनः यशोदा का जो द्वंद्व चल रहा है उसमें वह कभी अपने पति के निर्णय पर गर्व करती है, कभी वह फिर उपेक्षित में अनुभव करती है। इसी तरह के द्वंद्व में उभरते हुए डूबते हुए वह कहती है, आज मुझे अपने पति और भी अधिक प्रिय लगने लग गए हैं, पर कष्ट यही है कि वे मुझसे कह कर जाते, बिना कहे मेरा त्याग करके गए हैं, उस अपमान को मैं भूल नहीं पा रही हूँ।
अंतिम पंक्तियाँ इस तरह से हैं कि गए लौट भी वे आवेंगे। मेरे पति जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस उपलब्धि की तलाश में गए हैं, वे उसे प्राप्त भी हो जाएगी और वे पुनः लौट कर भी आ जाएंगे और अपने साथ कुछ अपूर्व अनुपम यानी एक विशेष उपलब्धि लेकर आएंगे। और मैं जो आज दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, व्यथित हूँ, उनको पुनः प्राप्त कर लेगी। अपने पति को का साथ पुनः मिल जाएगा। पर क्या गाते गाते फिर वही दुख, वही पीड़ा, वही ठेस कि क्या मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उनके आगमन में उनका स्वागत सत्कार कर पाऊंगी? नहीं, मुझे लगता है मैं फिर अपने अपमान को, अपनी उपेक्षा को नहीं भूल पाऊंगी। काश हे वित सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं अपने पति के किसी भी तरह के मार्ग की बाधा बनने में अपने आप को नहीं लाती। अर्थात पति के हर प्रयास में, पति की हर उपलब्धि में एक भारतीय नारी जैसे साथ देती है, वह भी मैं उसी तरह मैं भी साथ देती। पर मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण और दुख का कारण यही है कि वे मुझसे बिना कहे, अपने निर्णय में शामिल किए बिना और मुझसे त्याग कर चले गए। ये यशोदा की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। और कहीं न कहीं भारतीय नारी का चित्र भी यशोदा के माध्यम से उन्होंने सजीव किया है। तो बच्चों, आज हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कह के जाते का भावार्थ समझा है। और निश्चित रूप से आपको यह समझ में भी आया होगा और कहीं न कहीं आप इसक रुचि भी अनुभव कर रहे होंगे। तो आप इसका एक व्याख्या पुनः अपने स्तर पर करें। और अगर कोई परेशानी है या कहीं कोई अर्थ में समझने में कठिनाई है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।